बहादुर शाह जफर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी के बाद बगावत शुरू हो गई। पांडे 34 बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट का सिपाही था। यूनिट ने 1856 में चर्बी वाली गोलियों के इस्तेमाल से इनकार किया था। इस जमाने में तोड़ेदार बंदूकें होती थी। जवानों को कारतूस दिए जाते थे जिनमें बारूद होता था। जवान दांतों से कारतूस का सर तोड़कर बारूद बंदूक के नायब में भरते थे। लोहे की सुलाख से बारूद को प्रेस करते थे, फिर इसमें लोहे की गोली फंसाते थे और आखिर में निशाना लेकर फायर कर देते थे। बारूद फटता था और इसके प्रेशर से लोहे की गोली निकलकर हदफ को उड़ा देती थी। ये बंदूकें और इनके कारतूस बहरी जहाज़ों पर बरतानिया से आते थे। कारतूस को अमूमन 6 माह समुद्री जहाज़ों में रहना पड़ता था, जिससे बारूद गीला हो जाता था। चुनाचा कारतूस मैकेनिक कंपनीज इन पर प्लास्टिक की झिल्ली चढ़ा देती थी। ये नई टेक्नोलॉजी थी और हिंदुस्तानी हज़ारों साल से नई टेक्नोलॉजीज के खिलाफ थे। लिहाजा कारतूस जब 34 बंगाल रेजिमेंट तक पहुंचे तो किसी ने मुसलमान सिपाहियों में ये बात फैला दी कि इस पर सूर की चर्बी चढ़ी होती है, जबकि हिंदू सिपाहियों को बताया गया कि आप जिस चीज को दांतों से खींच कर निकालते हैं वो गौ माता की चर्बी है। इस अफवाह का ये नतीजा निकला कि मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू दोनों सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज अमूमन ऐसे मामलात खुश असलूबी से संभाल लेते थे, लेकिन इस जमाने में एक खरदमाख जनरल कलकत्ता आ गया था। इसने बाकी सिपाहियों के कोर्ट मार्शल का हुक्म दे दिया। इसके नतीजे में गोरे और मुकामी सिपाहियों के दरमियान तजादुम हो गया, जिसमें गोरे अफसरान मारे गए और यूं बगावत फैल गई। बगावत का आगाज क्योंकि मंगल पांडे ने किया था, लिहाजा गोरों ने इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। ये खबर बाहर निकली तो बगावत में शिद्दत आ गई और सिपाहियों ने गोरों के असलहा डिपो लूट कर इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। सिपाही गोरों को मारते धाड़ते हुए दिल्ली पहुंच गए। इस वक्त बहादुर शाह जफर तख्त नशीन था। इसकी उम्र इस वक्त 82 साल थी और वो ज़ईफ भी था, बीमार भी था और इसे तलवार को हाथ लगाए हुए 30 साल गुजर चुके थे। वो घोड़े या हाथी पर बैठने के काबिल भी नहीं था। बहादुर शाह जफर की कुल सल्तनत दिल्ली तक महदूद थी। वो इस सल्तनत के अखराजात भी पुश्तैनी जेवरात, जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन बेच कर पूरे करता था, लेकिन इसके बावजूद वो बगावत को हकीकी आज़ादी समझ रहा था। चुनाचा जब बाकी सिपाही दरबार में पहुंचे तो बादशाह जंग के लिए तैयार हो गया। इस फैसले के बाद एक नया बहरान पैदा हो गया। मालूम हुआ मुगल खानदान के किसी एक शहजादे को तलवार चलानी नहीं आती। शहजादे सिर्फ 3 कामों के एक्सपर्ट थे: कबूतर उड़ाना, मुशायरे पढ़ना और मुजरे सुनना। बहादुर शाह जफर के पास फौज थी, मगर फौज सिर्फ ड्रम बजा सकती थी या बादशाह को सैल्यूट कर सकती थी। इसे लड़ना बिल्कुल नहीं आता था। सिपाहियों ने 20 साल से तलवारबाजी की प्रैक्टिस तक नहीं की थी। चुनाचा फिर इसका नतीजा क्या निकला? बादशाह को सपोर्ट देकर हाथी पर बिठाया गया, लेकिन वो लाल किले की डेवरी में ही हाथी की पीठ पर ढेर हो गया। शहजादे घोड़े पर सवार थे। उन्होंने जर्नैलों के लिबास भी पहन रखे थे और इनके हाथों में मीर तैमूर और जहीरुद्दीन बाबर की तलवारें भी थी, लेकिन वो गोरों की फौज के पहले हल्ले का सामना ना कर सके। बागी सिपाही लड़ते रहे, वो हकीकी आज़ादी के लिए मरते भी रहे, मगर मुगल शहजादे पसपा होते रहे। नतीजतन हजारों लोग मारे गए। मुगल सल्तनत भी खत्म हो गई और हिंदुस्तान भी पके हुए फल की तरह अंग्रेज की झोली में गिर गया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि तैमूर की नस्ल 1857 में लड़ने के काबिल क्यों नहीं रही। इसकी वजह बहुत दिलचस्प थी। अंग्रेज 1608 में इंडिया आए थे। ये सूरत शहर के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुए, तजारती कोठियाँ बनाई और आहिस्ता आहिस्ता पूरा बंगाल निकल लिया। अंग्रेज ने अपनी प्राइवेट आर्मी भी बना ली थी और ये इंडिया की पहली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। बहादुर शाह जफर 1837 में बादशाह बना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे पेशकश की कि हम आपके खादिम यहाँ मौजूद हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपको अपनी फौज पालने की कोई ज़रूरत नहीं। बहादुर शाह जफर को ये ऑफर अच्छी लगी। मुगल बादशाह फौजी बगावतों से भी तंग थे और फौज के अखराजात भी ज़्यादा थे। चुनाचा बादशाह ने वो ऑफर कबूल कर ली, जिसके बाद कंपनी ने इस बंदोबस्त की एक शर्त रख दी। अंग्रेज ने कहा था कि बादशाह शाही खानदान पर अस्करी तरबियत, मिलिट्री ट्रेनिंग पर पाबंदी लगा देंगे। बादशाह ने वजह पूछी तो इन्हें बताया गया कि मुगल सल्तनत में हमेशा अंदर से बगावत होती है। अगर शहजादे मिलिट्री ट्रेनिंग लेंगे तो इनमें से कोई ना कोई किसी वक्त बगावत कर देगा और इसके नतीजे में आपका तख्त चला जाएगा। दूसरा, हमें मुगल बादशाह को बचाने के लिए मुगल शहजादों से लड़ना पड़ेगा और ये तैमूर खानदान की तजलील है।
बादशाह को ये बात बहुत लॉजिकल लगी और यूं शहजादों पर मिलिट्री ट्रेनिंग बैन कर दी गई, जिसके बाद शहजादों के पास कबूतरबाजी, मुजरों और मुशायरों की सनत बच गई और वो इनमें जीत गए। दूसरी तरफ कंपनी की प्राइवेट आर्मी के साइंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में इजाफा होता चला गया, यहाँ तक कि 1857 आ गया और बादशाह से लेकर वली अहद तक किसी को तलवारबाजी और घोड़सवारी नहीं आती थी और यूं दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दिनों में ढेर हो गई। अब यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, बहादुर शाह जफर ने इतनी बड़ी गलती क्यों की थी? हम इसे मॉडर्न दौर में विजन की कमी कह सकते हैं। विजन का तकाजा था बादशाह अंग्रेज की बढ़ती हुई अस्करी ताकत को जहन में रखकर मुगल फौजों पर सरमायाकारी करता, फौज की तादाद बढ़ाता और शहजादों की परवरिश महलात के बजाय छावनियों में करता। वो बेशक दिन के एक हिस्से में इब्राहिम ज़ौक और असदुल्ला गालिब की लड़ाई को एंजॉय करते, मगर इसके साथ साथ तलवारबाजी और घोड़सवारी की मशक भी करते। यूरोप में राइफल तलवार की जगह ले चुकी थी। बादशाह दिल्ली में राइफलों के कारखाने लगवाता, जदीद बारूद खाने बनवाता और फौज को निशानाबाजी की ट्रेनिंग दिलाता। इससे यकीनन 1857 में तारीख बदल जाती और अंग्रेज हिंदुस्तान से फरार होने पर मजबूर हो जाते। लेकिन बहादुर शाह जफर क्योंकि विजन की नेमत से महरूम था, लिहाजा वो ये अंदाजा ही नहीं कर सका हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के लिए बड़ी फौज और औरंगजेब जैसे सिपहसालार जरूरी होते हैं। और अगर बादशाह इसकी औलाद का ज्यादा वक्त कबूतरों, शायरों और तवाइफों के साथ गुजरेगा तो फिर सल्तनत नहीं बच सकेगी और आखिर में यही हुआ। मुगल सल्तनत खत्म हो गई और पीछे बहादुर शाह जफर की बेचारगी और हसरत में डूबे हुए चंद अशार रह गए। हम भी गलती से बहादुर शाह जफर जैसी गलती कर बैठे हैं। हम महदूद वसाइल के बावजूद तारीख की पहली इस्लामी एटमी ताकत बन बैठे हैं। ये बज़ाहिर बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ऐसा मुल्क जो आज तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सका, जो अपनी कुल आबादी का तमखीना नहीं लगा सका और जो 75 बरसों में एक भी फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करवा सका, वो सिर्फ $500 मिलियन लगाकर एटमी ताकत बन गया। लेकिन ये अचीवमेंट के साथ साथ हमारी गलती भी थी। हम एटमी ताकत बनते बनते ये भूल गए थे कि एटम बम बनाना इतना मुश्किल नहीं जितना इसे संभालना और बचाना मुश्किल होता है, और बचाने और संभालने के लिए मालियाती वसाइल चाहिए। चीन की एटमी ताकत का कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी इसके पीछे खड़ी है। अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस, इसराइल और भारत को भी कोई खतरा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पीछे भी खरबों डॉलर्स की इकोनॉमीज मौजूद हैं, जबकि हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन हैं, हम $27 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हासिल कर लेते हैं और हमारी इंपोर्ट्स $80 बिलियन हैं। हमारी सरकारी अखराजात भी हमारी औकात से बाहर हैं। हमने चोट के ऊपर एक और चोट कर्जों की शक्ल में भी मार ली। हम $130 बिलियन के कर्ज मकरूज हैं और इन कर्जों का सूद और किस्तें हमारी कमाई का 85% हो चुकी हैं। ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका, हम पेट्रोल, गैस और बिजली के मामले में भी दूसरों के मोहताज हैं और हमने इस बिजली, गैस और पेट्रोल का स्विच भी दूसरों के हाथों में दे दिया है और ये सारे बोझ मिलकर हमारी गर्दन तोड़ रहे हैं। हमें चाहिए था कि इस नाजुक सूरत हाल को समझ जाते, लेकिन आप हमारा कमाल देखें, हमने इसके साथ साथ 22 करोड़ पागल लोग भी इकट्ठे कर लिए और ये रोज धरना देकर पेट्रोल, गैस और बिजली का स्विच बंद करना चाहते हैं। और ये इन लोगों को दिल्ली भी लाना चाहते हैं जो किसी मसलहत या खौफ की वजह से कलकत्ता में बैठे हैं। और ये सारा काम कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जो मुगल शहजादों की तरह घोड़ों पर सवार ना हो सकते हैं और ना ही तलवार उठा सकते हैं। और अब आखिरी सवाल ये है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा वही निकलेगा जो बहादुर शाह जफर का निकला था। लाल किले यानी एटम बम पर कब्जा हो जाएगा, 10, 15, 20 लाख लोग मर जाएंगे और आखिर में हकीकी आज़ादी का कुतबा बच जाएगा। और इस कुतबे के साथ एक शख्स अपना सर लटका कर बैठा होगा, और वो शख्स कौन होगा? वो यकीनन बहादुर शाह जफर होगा।